हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सी इंसिडेंट हुई थी 1789 में फ्रांस में। ठीक है, और उसमें एक र्यूमर फैल गई थी कि रॉयल फोर्सेज हैं, उनको अभी एक ऑर्डर दिया जाएगा कि वो सिटीजन्स के ऊपर गोली चलाएं। ठीक है, तो इस र्यूमर से लोग गुस्सा होकर के उन्होंने बास्टाइल को जो है वो घेर लिया और बास्टाइल को तोड़ करके उन्होंने जो है प्रिजनर्स को वहाँ से छुड़ा लिया। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो क्या रीजन्स क्या क्या थे, ये भी हमने आपको बताया था, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रीजन था, जो मेन रीजन था, वो एक था एम्प्टी ट्रेजर, जबकि राजा को जो है वो खाली खजाना मिला। क्यों मिला, उसका हमने रीजन बताया था, क्योंकि फ्रांस को बहुत लंबी लंबी जो है वो वॉर्स लड़नी पड़ी, जिससे कि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और जो गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मैंने रीजन्स आपको बताए थे। अब जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, जब रेवोल्यूशन आपका जो स्टार्ट हुआ तो उसका सबसे पहली बात ये थी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रांस को लंबे समय तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और वो जो युद्ध थे, जो वॉर्स थी, वो लॉन्ग ईयर्स के लिए थी। ठीक है, उससे क्या हुआ, फ्रांस का जो फाइनेंस था, यानी कि जो पैसा था, वो सारे का सारा खर्च हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या। लुइस 16 ने असेंबली ऑफ द एस्टेट्स, असेंबली ऑफ द स्टेट्स जैसे आपके यहाँ लोकसभा और विधानसभा होती है ना, या कह सकते हो कि लोकसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपके स्टेट्स में होती हैं, इसी तरह से फ्रांस में जो है वो असेंबली ऑफ एस्टेट्स थी। तो इसको एस्टेट्स की असेंबली क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसमें तीनों स्टेट्स जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स के मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर के आते थे और इसके मेंबर होते थे, इसलिए उनको जो है असेंबली ऑफ द स्टेट इसे कहा जाता था। ठीक है, तो लुइस 16 ने इसका जो है एक मीटिंग बुलाई, किसकी, असेंबली ऑफ स्टेट्स की। ठीक है, और क्यों बुलाई, उसका रीज़न ये था कि न्यू टैक्सेस जो लगाए थे उनको अप्रूवल लेने के लिए या उनको पास कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है एक ये प्रोसीजर था कि जो किंग है वो अकेले टैक्स नहीं लगा सकता था, टैक्स लगाने के लिए उसको असेंबली ऑफ स्टेट्स के अप्रूवल की या परमिशन की ज़रूरत होती थी। ठीक है, अब न्यू टैक्सेस को पास कराने के लिए और जो टैक्स लगे हुए थे उनके रेट को इंक्रीज करने के लिए असेंबली ऑफ स्टेट्स की मीटिंग जो है किंग लुइस 16 ने बुलाई। ठीक है, मोनार्क को पावर नहीं थी टैक्स लगाने की। 3 स्टेट जो हैं वो असेंबली ऑफ स्टेट्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भेजते थे। ठीक है, तो वर्साइल्स नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक बड़ा हॉल था जहाँ पर कि इसकी मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, प्रिविलेज क्लास जो थे, प्रिविलेज क्लास मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे वो सबसे फ्रंट रो जो थी उसमें बैठे हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो 600 मेंबर थर्ड स्टेट्स के थे, ठीक है, वो उनके पीछे खड़े हुए थे। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन जो है उनको असेंबली में अंदर जाने से रोक दिया गया। ठीक, पीजेंट्स, आर्टिसंस
और वुमेन, बहुत ध्यान से सुन लीजिए और उसको याद कर लीजिए, इनको जो है वहाँ पर जाने से रोक दिया गया। ठीक है। अब वहाँ के मेंबर्स जो थे, तो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि जो वोटिंग होगी वो एज ए होल होगी। ठीक है। अक्सर होता क्या था, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो वोट देते थर्ड एस्टेट के भी थे, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के मेंबर से कम होती थी। ठीक है। तो इसलिए जो है हर जो टैक्स है या हर प्रपोजल जो है वो आसानी से पास हो जाता था। लेकिन जब उनकी ये डिमांड हुई कि जो वोटिंग हो वो एज ए होल हो, यानी कि थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं उनके वोट की भी वैल्यू उतनी ही हो जितनी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के मेंबर्स की है, तो इसलिए किंग ने जो है उनकी इस डिमांड को या इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इसी के साथ जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, अब हुआ क्या, जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है। उसके जो थे मेंबर्स वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है। कहने का मतलब ये हो कि थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो भी बोलते थे वो पूरे फ्रांस की जो है वो आवाज़ मानी जाती थी, या ये माना जाता था कि थर्ड एस्टेट के मेंबर जो भी कुछ कह रहे हैं वो पूरा फ्रांस उनको जो है वो कह रहा है। ठीक है। उनकी आवाज़ थी। तो ये मेंबर्स जो थे, एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट। ठीक है। इंडोर टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट जो अंदर हो। वैसे तो आपने ओपन टेनिस कोर्ट देखे होंगे या बैडमिंटन कोर्ट देखे होंगे, लेकिन जो हॉल के अंदर कोर्ट बने होते हैं वो कहलाते हैं इंडोर कोर्ट। अब ये टेनिस कोर्ट टेनिस का था तो इसे टेनिस कोर्ट कहा गया। ठीक है। और असेंबली ने एक प्रपोजल जो है वो पास किया, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म करने का, और जो टैक्सेस लगाए गए थे उनको भी ख़त्म करने का क्या करा, डिसाइड किया। ठीक है। और ये जो काम हुआ वो 4 अगस्त 1789 को हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, क्लर्जी समझते हो ना, जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, उनसे जो फोर्सली उनके प्रिविलेजेस जो थे वो वापस ले लिए गए। ठीक है। टाइप जो एक टैक्स होता था, टाइप जो टैक्स होता था वो जो है टाइप जो टैक्स था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक। और चर्च की जितनी लैंड्स थी उनको जब्त कर दिया गया, या उन पर कहना चाहिए कि उनको ले लिया गया। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लीवर्स वहाँ की एक करेंसी होती थी, इतना जो है वहाँ पर कम से कम पैसा गवर्नमेंट के पास रह गया। ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक है। आउटब्रेक समझते हो ना, स्टार्ट होना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस समय की ये बातें हैं जो मैंने आपको इसमें बताई। ठीक है। अब हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझते हैं। मोनार्क जो है यानी कि जो किंग है वो उन्हीं पावर्स को यूज करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो किंग की पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होंगी। ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया, और इसके थ्रू या इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही जो मोनार्क थे, जो किंग थे, उनकी पावर्स जो है वो लिमिटेड हो गई। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो
लॉ मेकिंग पावर्स थी वो असेंबली को दे दी गई। पहले क्या होता था, लॉ जो है वो किंग बनाता था, जो डिसीजन था वो किंग लेता था। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते ही 1791 के बाद से लॉ मेकिंग पावर, एक तो मोनार्की के पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया और लॉ मेकिंग पावर्स जो हैं वो असेंबली को दे दी गई। ठीक है, कानून बनाने की जो पावर्स हैं वो असेंबली के पास आ गए। ठीक है, और जो कहना चाहिए कि किंग और असेंबली, अब हुआ क्या, किंग और असेंबली जो है वो मिल करके काम करेंगे या फ्रांस पर जो है वो रूल करेंगे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते ही ये सिस्टम आ गया। इसके अलावा जो लोग थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। ध्यान से सुनना, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिन्हें राइट टू वोट था, यानी कि एक्टिव सिटीजन्स वर दोज हु हैव गिवन द राइट टू वोट, यानी कि जो वोट दे सकते थे, जो वोट देते थे। और पैसिव सिटीजन्स वो जिन्हें वोट देने का राइट नहीं था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था कि जो मैन थे 25 ईयर्स ऑफ एज के और जो टैक्स पे करते थे और उसका अमाउंट जो है वो लेबर की वेज का 3 डेज की वेजेस के इक्वल होता था, ये कहलाते थे एक्टिव सिटीजन। ठीक है, अब वोट देने के राइट को लेने के लिए उसको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना पड़ता था। समझ में आ गया, उसको हाईएस्ट टैक्स पे अगर वो कर रहा है तो ऐसा जो पर्सन है, ऐसा जो व्यक्ति है, वही इलेक्टर के फॉर्म में क्वालिफाई करेगा या वो वोट दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपकी समझ में आ गई, मुझे ऐसी होगा। अब फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता, आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कंट्री विच हेड इज इलेक्टेड। ठीक है, कंट्री जिसका जो हेड है वो इलेक्टेड हो, इलेक्शन से वो आए। ठीक है, तो फ्रांस 1791 में रिपब्लिक बन गया। ठीक, सिचुएशन जो थी वो बहुत ख़राब हो गई। कब, 1789 से 1792 तक। ठीक है, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, इसका जो मेन एम था वो क्या था, जो रेवोल्यूशन किया गया उसका मेन एम था मोनार्की पावर्स को लिमिटेड करना या उस पर कंट्रोल करना। मोनार्क जो है वो डेस्पोटिक ना हो। डेस्पोटिक कहते हैं अनकंट्रोल्ड, विच पावर्स कैन नॉट बी चेक्ड। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा कि जो रेवोल्यूशन की मेन एम था वो था मोनार्की पावर्स को लिमिटेड करना या उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, और जो दूसरे देशों के जो रूलर्स थे उन्हें फिक्र होने लगी। क्या फिक्र होने लगी कि जैसा फ्रांस में हुआ है कि मोनार्की पावर को लिमिटेड कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कंट्री में भी हमारी पावर्स को भी लिमिटेड कर दिया जाए। ठीक है, तो वो इन घटनाओं से बहुत ही दुखी हो गए या फिक्रमंद हो गए। नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, आई थिंक, है ना। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया। अब रिपब्लिक में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि फ्रांस का जो हेड है वो इलेक्टेड हो गया। ठीक, और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। लुइस ने
जो किंग था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, यानी कि उसने मान लिया कि हाँ मैं अपनी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करूँगा, ये उनका यूज़ करूँगा। ठीक है, और यही उनका एम था, रेवोल्यूशनरीज का एम यही था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रीजन्स ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी बाई द वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कार्य करे। ठीक, तो लोगों के द्वारा आर्मी को ज्वाइन करने के रीजन्स क्या थे? देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कि जो वॉर थी, लोगों ने उसको ये समझा कि ये जो वॉर है वो किंग्स और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो रेवोल्यूशन था वो किंग के अगेंस्ट था। ठीक है, क्योंकि जो बास्टाइल था वो किंग को सिंबलाइज करता था, या बास्टाइल जो है वो किंग का एक सिंबल था, इसीलिए बास्टाइल को तोड़ फोड़ दिया गया और प्रिजनर्स को वहाँ से रिलीज कर दिया गया। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था? वॉर से लोगों को एक तो बहुत नुकसान हुआ, दूसरा इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी लोगों को। ठीक है, तीसरा वुमेन जो थी उन्हें अर्निंग करनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था। ठीक, और इसके अलावा वो अपनी फैमिलीज़ जो हैं उनको लुक आफ्टर करती थी या उनकी देखभाल करती थी। ठीक है, जबकि जो लोग थे, जो पुरुष थे, वो क्या कर रहे थे कि जो लोग थे, पीपल जो थे, वो फ्रंट पर युद्ध करने के लिए जाते थे। समझ में आ गया होगा? फिर से सुन लो। वोमेन जो हैं, एक तो वो अर्निंग करती थी, फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करती थी, इसके अलावा जो मैन थे वो वॉर में लड़ने के लिए जाते थे। ठीक है, फोर्थ रीजन क्या था कि जो फ्रांस में जनता थी, जो पब्लिक थी, उसका ज़्यादातर हिस्सा या ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो लोग थे वो रेवोल्यूशन के आउटकम कहते हैं रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, यानी कि रेवोल्यूशन से जो उनको मिला उससे उन्हें संतुष्टि नहीं थी, वो सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, इसलिए भी उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। ठीक, और लास्ट रीजन क्या था? 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लोगों ने उम्मीद ये की थी कि अब राइट टू वोट, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो सबको इक्वली मिल जाएंगे। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? डिस्पैरिटी की वजह से, पार्शियलिटी की वजह से, और वही चीज़ जो है वो जो पब्लिक थी उसको नहीं मिली, क्योंकि पब्लिक को ये होप थी कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल राइट्स को इक्वली सिटीजन्स को देगा। लेकिन हुआ क्या? 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिच सेक्शन था सोसाइटी का, केवल उसको पॉलिटिकल राइट्स दिए, बाकी जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे। ठीक है, और रिवॉल्यूशन इसीलिए हुआ था। जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के बीच में जो डिस्पैरिटी थी, जो पार्शियलिटी थी, उसको दूर करने के लिए, उसको एबॉलिश करने के लिए रेवोल्यूशन हुआ था, ताकि जो सारे राइट्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट के लोग इक्वली उसको क्या करें, एंजॉय करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको बतलाया। ठीक है ना? और दैट्स ओके फॉर टुडे। गेट कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।